हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें जानेंगे म्यूटेशन के बारे में। ऑल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस रिजल्टिंग इन चेंजेस इन जीनोटाइप एंड फेनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो म्यूटेशन क्या होता है कि जो डीएनए सीक्वेंसेस है उनको अगर ऑल्टरनेशन अगर उनमें हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है और जो जीनोटाइप है वो बदल जाता है। अब देखो, आपको ये बात पता है कि ये क्या है, क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के ऊपर क्या रहते हैं, ये डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं। इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पर ये डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं, और डीएनए के इन्हीं सीक्वेंसेस पर इस तरीके से लोकेटेड क्या होंगे, जीन्स लोकेटेड होते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऐसे ये जितने भी चारों क्रोमेटिड्स हैं इस तरीके से यहाँ पर क्या होंगे, ये डीएनए के सीक्वेंसेस यहाँ पर लोकेटेड होते हैं। सीक्वेंसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहे हैं, ये जीन्स आ रहे हैं, और जीन्स की वजह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, और इनको हम क्या बोल रहे हैं, डीएनए के सीक्वेंसेस हैं। अब अगर डीएनए के सीक्वेंस में कोई भी ऑल्टरनेशन अगर होगा, ऑल्टरनेशन आप समझते हैं कि कोई जीन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस तरीके से अपने आप को चेंज कर दे, या फिर कोई डीएनए का सीक्वेंस इसमें एड ऑन हो जाए, या फिर यहाँ से कोई डिलीट हो जाए, तब क्या होगा कि डीएनए का जो सीक्वेंस है वो एक तरीके से बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना, ऑल्टरनेशन उसके अंदर हो जाएगा, जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है या जो फिनोटाइप है वो बदल जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। अब जीनोटाइप आपको पता है कि अगर किसी के इंटरनल, अगर किसी की बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे जीनोटाइप, और अगर किसी के मॉर्फोलॉजिकली जो चेंजेस हैं वो बॉडी के आउटसाइड दिखाई दे रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है म्यूटेशन। और अगर सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इस म्यूटेशन को समझा जाए तो क्या होता है, सडन चेंजेस इन जीन्स इज नोन एज द म्यूटेशन। हमने यहाँ पर ये डेफिनेशन क्यों दी कि जो जीन्स में अगर कोई सडनली चेंज हो रहा है तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। देखो, अभी हमने क्या बताया आपको कि ये क्या है, यहाँ पर डीएनए के इस तरीके से हेलिक्स इस तरह इसके ऊपर रहते हैं, है ना, चारों क्रोमेटिड्स पर रहेंगे। अब यहाँ पर ये क्या है, जीन्स भी लोकेटेड है। अगर जीन्स चेंज हो जाए या फिर डीएनए का सीक्वेंस बदल जाए तो बात तो एक ही है, क्योंकि डीएनए के ये जो हेलिक्स हैं इसी के ऊपर तो लोकेटेड है क्या, जीन्स। या तो जीन्स चेंज हो जाए या फिर डीएनए का पूरा सीक्वेंस बदल जाए, तो भी क्या हुआ है, उसी को हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ये यहाँ पर दे रखा है डीएनए हेलिक्स रन्स इन अ क्रोमेटिड। ये बिल्कुल हमने आपको भी बताया था कि जो डीएनए के हेलिक्स होते हैं वो क्रोमेटिड पर रन करते हैं। ये क्या है, ये डीएनए, ये यहाँ पर क्रोमोसोम है, और इसके ऊपर ये इस तरीके से डीएनए के हेलिक्स क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर रन कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर दे रहे हैं ये, हैंस एनी चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस अफेक्ट द क्रोमोसोम। अब अगर इसमें कोई भी अगर चेंज होगा तो क्रोमोसोम को ये अफेक्ट करेंगे, है ना। डीएनए के सीक्वेंस में अगर कोई भी चेंज होगा, या तो वो इसका इंसर्शन हो जाए, इंसर्शन आप समझते हैं कि यहाँ पर कोई नया डीएनए का सीक्वेंस अगर आकर ऐड हो जाता है तो उसको हम कहेंगे इंसर्शन, या फिर डिलीशन हो जाए, कोई यहाँ से डीएनए का सीक्वेंस अलग हो जाए तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है वो अफेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो डीएनए के सीक्वेंसेस हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर ही तो मिल रहे हैं। क्रोमोसोम्स पे मिलने वाले जो क्रोमेटिड्स हैं, ये एक क्रोमेटिड हो गया, ये क्रोमेटिड हो गया, ये क्रोमेटिड है, और ये क्रोमेटिड है, और ये चारों ही क्रोमेटिड मिलकर किसको बना रहे हैं, एक डीएनए एक क्रोमोसोम को बना रहे हैं, है ना, एक क्रोमोसोम को बना रहे हैं। और अगर यहाँ पर कोई भी चेंज होगा तो पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है वो अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, म्यूटेशन कितने टाइप की होती है। म्यूटेशन जो है वो मेनली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है इसमें पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए एज इन सिकल सेल एनीमिया। अगर म्यूटेशन जो है सिंगल बेस पेयर में हो रही है, डीएनए के सिंगल बेस पेयर में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में होता है। सिकल सेल एनीमिया आपको पता ही है, ये भी हमने आपको 11th क्लास में थोड़ा बहुत तो इसके बारे में समझाया था, डिटेल में वहाँ नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी इसका कॉन्सेप्ट तो वहाँ भी आया था। हमने ये बताया था कि जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी का शेप बदल जाता है इस डिजीज़ में। आरबीसी नॉर्मली कैसी होती है, बाइकनकेव शेप की होती हैं, है ना, और इनका जो शेप है वो कैसी हो जाती है, सिकल जैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लो हो जाती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई जब आरबीसी में कम हो जाएगी
तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, एनीमिया नाम की डिजीज़ हो जाती है ना, एनीमिया हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। एक तो यहाँ पर आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है, दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन क्यों है, क्योंकि डीएनए के सिंगल बेस पेयर में यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन अराइजिंग ड्यू टू डिलेशन और इंसर्शन इन डीएनए सीक्वेंस। तो जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें अगर कोई जो पूरा का पूरा जो फ्रेम है ना, डीएनए का पूरा जो सीक्वेंस है, या तो वो डिलीट हो रहा है या फिर इंसर्ट हो रहा है, इंसर्ट मतलब इंसर्शन हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इसे देख लीजिए इस तरीके से, जैसे ये है और यहाँ पर ये डीएनए की सीक्वेंसेस, इस पर ये डीएनए है और इस पर ये क्या रह रहे हैं, यहाँ पर ये है जीन्स है। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस अगर यहाँ से ये पूरा का पूरा जो पूरा फ्रेम है ना, यहाँ पर बता दें कि सिंगल बेस पेयर में चेंज हो रहा है, यहाँ पर पूरा का पूरा फ्रेम अगर बदल रहा है, फ्रेम अगर यहाँ पर चेंज हो रहा है, डीएनए का कोई अगर सीक्वेंस यहाँ पर डिलीट हो रहा है या फिर यहाँ पर कोई इंसर्ट हो रहा है, इंसर्शन अगर उसका हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पूरा का पूरा फ्रेम ही जा रहा है ना, तो इसको कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो म्यूटेशन मेनली कितने टाइप की होती है बच्चों, 2 टाइप की होती है, पॉइंट म्यूटेशन एंड नेक्स्ट इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट कहा जा रहा है म्यूटाजेंस के बारे में। म्यूटाजेंस क्या होते हैं, म्यूटाजेंस वो होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन, जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको बोलते हैं म्यूटाजेंस। जैसे कि केमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसके लिए, फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं म्यूटेशन के लिए। अब यहाँ पर दे रखा है केमिकल और फिजिकल एजेंट दैट लीड टू म्यूटेशन। एग्जाम्पल है यूवी रेडिएशन, जैसे कोई केमिकल एजेंट हो सकता है या फिर कोई फिजिकल एजेंट हो सकता है, और इसकी वजह से किसी की बॉडी में अगर म्यूटेशन हो रही है तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, म्यूटाजेंस कहते हैं, ठीक है। म्यूटाजेंस क्या है, एक ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन, जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको कहेंगे। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दे रखा है, यूवी रेडिएशन का। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सनलाइट में रहता है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसके जो क्रोमोजोम है, उस क्रोमोजोम पर जो डीएनए के सीक्वेंसेस मिल रहे हैं वो चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस तरीके से म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों होगा, अगर सनलाइट में रहेगा तो बहुत ज़्यादा यूवी रेडिएशन हो रहा है, वहाँ पर भी अल्ट्रावायलेट रेज लगातार आती रहती हैं, और अगर वो लगातार काफ़ी लंबे टाइम के लिए अगर रहेगा तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, म्यूटाजेंस कहते हैं।